हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय दंड संहिता IPC। दोस्तों, अभी तक हमने 11 लेक्चर कर चुके हैं। हम लोग 11 लेक्चर अभी तक कर चुके हैं और 11वां जो लेक्चर था हमारा वो था अध्याय 1, धारा 1 से लेकर 5 तक हमने उसमें किया है। अगर आपने 11 लेक्चर नहीं दिखा है तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर 11 लेक्चर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे 12वां लेक्चर। इसमें हम करने वाले हैं अध्याय 2। अध्याय 2 जो सामान्य स्पष्टीकरण के बारे में परिभाषा देता है। क्या देता है अध्याय 2? सामान्य स्पष्टीकरण की परिभाषा देता है। दोस्तों, इसमें जो धारा है वो धारा 6 से लेकर 52A तक है। कितने तक है दोस्तों? 6 से लेकर 52A तक है। 52A का मतलब दोस्तों 52 तक धारा है, और A का मतलब जहाँ A B लग गया वहाँ मानो कि वो संशोधन हो रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 52A तक हम करेंगे। तो दोस्तों आइए पहले देखते हैं धारा 6। धारा 6 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि सेक्शन 6 कहता है कि जितनी भी परिभाषा हमने दे रखी है वह अपवादों पर लागू नहीं होती। यह अपवाद परिभाषा के दायरे से बाहर है। यह कहता है कि IPC में जितनी भी परिभाषा हमने दिया है, ठीक है, वो जो परिभाषा है वो अपवाद पे लागू नहीं होगा। क्या चीज़ पे लागू नहीं होगा दोस्तों? अपवाद पे लागू नहीं होगा। ठीक है, अब कहोगे अपवाद क्या है? तो दोस्तों इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ अपवाद जिसे एक्सेप्शन कहते हैं उस पे क्या होता है, उस पे ये मतलब परिभाषा लागू नहीं होगा। ये कौन कहता है? धारा 6। चलिए दोस्तों धारा 7 को देखते हैं। धारा 7 कहता है किसी भी पद का अर्थ IPC के अधीन समझा जाएगा। जितनी भी चीज़ हम पढ़ेंगे वह IPC के दायरे में रह के पढ़ेंगे। अभी हम IPC में ये कहता है कि ये IPC बुक में आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो वो IPC के दायरा में ही रह के पढ़ोगे। IPC से बाहर, इंडियन पिनल कोड के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें इसी बुक से पढ़नी है, ये कहता है। ठीक है, अगला है दोस्तों धारा 8। धारा 8 बात करता है लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में। ठीक है दोस्तों, जेंडर के बारे में बात करता है। कहता है अगर कहीं भी आपको पुल्लिंग शब्द दिखता है तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नर या नारी दोनों के लिए होता है। नर या नारी मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, लॉ में कहा जाता है कि जहाँ जेंडर है, लिंग की बात की गई है, वहाँ पे अगर कहीं भी आपको पुल्लिंग शब्द दिखता है तो क्या है, तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नर और नारी दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ही का मतलब यह पुल्लिंग शब्द है। ही क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, मगर यह नर और नारी दोनों के बारे में बता रहा है। ठीक है, ठीक है, ही जहाँ लगा हुआ है लॉ के कोई जजमेंट में, तो वहाँ कोई पुरुष भी हो सकता है और कोई महिला भी हो सकती है। तो ये धारा 8 बताता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, धारा 354। ये क्या कहता है? कहता है महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला, आपराधिक बल का प्रयोग, 1 से 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना या, ठीक है, जुर्माना। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे महिला भी दोषी है। कौन दोषी है दोस्तों? महिला भी दोषी है। अब इसी में केस आया था दोस्तों, राज्य बनाम शिवदयाल। क्या कहता है? राज्य बनाम शिवदयाल के केस में बताया गया कि धारा 354 में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। यह नर और नारी दोनों के लिए है। अगर कोई महिला के कपड़े उतारता है जबरदस्ती या पुरुष के कोई भाग को क्या कहता है, छूता है, तो यह भी अपराध है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा गया कि भाई साहब ये धारा 8 के बारे में एक केस आया था। कौन सा केस? राज्य बनाम शिवदयाल। इस केस में क्या कहा गया कि धारा 354 में कि भाई नर और नारी दोनों को क्या है, पुल्लिंग शब्द में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं दोस्तों धारा 9। धारा 9 बात करता है वचन के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? वचन। वचन का मतलब एक वचन शब्द है तो उसके अंदर बहुवचन आ जाता है। ठीक है, अपने आप, जैसे एक वचन शब्द है तो उसमें बहुवचन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वहाँ अनेक व्यक्ति की बात हो सकती है।
और दूसरा, बहुवचन शब्द अगर कहीं पर आ गया है तो उसके अंदर एक वचन नहीं आ सकता। अगर आपने ही कहा तो ही का मतलब 1, 2, 5 भी हो सकता है, ये लॉ की भाषा में। मगर जहाँ बहुवचन है, वे हैं, तो वे में एक आदमी नहीं हो सकता, अधिकतर ही हो सकते हैं। ठीक है, तो एक वचन का मतलब भी बहुवचन होता है। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों धारा 10। धारा 10 क्या कहता है? पुरुष और स्त्री के बारे में बताता है। क्या बताता है? पुरुष और स्त्री के बारे में। ये कहता है किसी भी आयु के नर, नारी, पुरुष, स्त्री की परिभाषा में आते हैं। कहता है किसी की वर्ष की नर नारी हो तो वो पुरुष स्त्री की परिभाषा में आता है। कहते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ दोस्तों आपको। 4 वर्ष की बच्ची है, उसको आप क्या कहेंगे? तो इस धारा 10 में जो कहा गया है उसके हिसाब से 4 वर्ष की अगर बच्ची भी है तो उसको हम स्त्री ही कहेंगे, और 10 दिन का भी कोई बच्चा है तो उसको हम पुरुष कहेंगे। ठीक है, अगर कोई 10 दिन की लड़की है तो उसे भी स्त्री कहेंगे, कोई 80 साल का व्यक्ति है तो उसे हम पुरुष कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें छोटे से लेकर कितना भी एज हो उन सबको हम स्त्री पुरुष में कहेंगे लॉ की भाषा में। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे देखते हैं दोस्तों क्या है धारा 11 के बारे में। ठीक है, धारा 11 क्या कहता है दोस्तों? धारा 11 व्यक्ति के बारे में बात करता है। पर्सन, पर्सन का मतलब कहता है कि व्यक्ति की परिभाषा के अंदर, कहता है धारा 11 क्या कह रहा है? व्यक्ति की परिभाषा के अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें पहला बताया गया प्राकृतिक व्यक्ति। कौन से व्यक्ति? प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल ह्यूमन। ठीक है, दूसरा है विधिकृत व्यक्ति, जिसे न्यायिक व्यक्ति कहते हैं, जुडिशियल पर्सन। तीसरा होता है कंपनी। ठीक है, कंपनी। चौथा होता है संगम, जिसे एसोसिएशन कहते हैं। और पांचवा होता है दोस्तों व्यक्ति एवं निकाय, मतलब बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है निगमित, जो रजिस्टर है, अनिगमित जो गैर रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद मूर्ति होता है ना, वो भी एक व्यक्ति होता है दोस्तों। जैसे अयोध्या में देखें कि राम जन्मभूमि के राम जी को व्यक्ति माना गया और वह केस लड़ रहे थे। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि विवाद था तो उसमें किसको पार्टी बनाया गया था? राम जी को पार्टी बनाया गया था। वहाँ पे रामलला की जीत हुई थी, आपने सुना होगा न्यूज़ में भी कि रामलला जीत गए। तो वहाँ पे व्यक्ति पार्टी किसको बनाया गया था? राम जी को। तो प्राकृतिक व्यक्ति में क्या क्या आता है? प्राकृतिक व्यक्ति भी हो सकता है। प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब हम आप, न्यायिक व्यक्ति, जुडिशियल व्यक्ति जो होते हैं, कंपनी, संगम, व्यक्ति निकाय, ठीक है, या मूर्ति, ये सब आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्या कंपनी, संगम, व्यक्ति निकाय को मर्डर, चोरी के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? और दोषी के लिए किसको पकड़ोगे? तो कंपनी के अधिकारियों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, मगर कंपनी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह अमूर्त है, न उसे छू सकते हैं और न उसे हम जेल में डाल सकते हैं, न वो सोच सकता है, न विचार कर सकता है। ठीक है, ऐसे अपराध जहां दुराश्रय हो या दंड दिया जाता है या वहां कारावास हो, ऐसे अपराधों के लिए कंपनी दोषी नहीं होती। कंपनी सिर्फ किस चीज़ के लिए दोषी होती है दोस्तों? कंपनी सिर्फ दुराश्रय उसमें होता ही नहीं, क्योंकि कंपनी सोच ही नहीं सकता, तो जिसमें दुराश्रय नहीं है। जैसे किसी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया तो कंपनी के ऊपर क्या होगा? दंड वो लगा दिया जाएंगे, पनिशमेंट, कुछ पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को। ठीक है, उनके ऊपर पनिशमेंट लगा दिया जाएगा, मगर जो कारावास होगा वो उनके अधिकारियों को होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी में एक केस है दोस्तों। क्या है केस? अनंत बंधु सामंत बनाम कलकत्ता निगम 1954 का केस है। इसमें कहा गया कि जहां दुराश्रय एक अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक है, वहां जहां केवल कैद ही सजा हो सकती है, वहां समिति अथवा लिमिटेड कंपनी को अभियुक्त नहीं माना जा सकता। कौन से केस में कहा गया दोस्तों? अंतबंधु सामंत बनाम कलकत्ता निगम में क्या कहा गया कि जहां दुराश्रय से अपराध गठन हुई है, वहां किसी कंपनी को, जहां पे कैद की सजा हो सकती है, कारावास की सजा हो सकती है, वहां कंपनी लिमिटेड को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता, दोषी नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हुआ आपको? चलिए, कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं आप? जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, कंपनी के अधिकारियों को दोषी ठहरा जा सकते हैं आप। भ्रष्टाचार की दोषी के लिए हमें कंपनी की आवश्यकता होती है।
क्योंकि भ्रष्टाचार कंपनी के द्वारा ही होता है। तो व्यक्ति की परिभाषा में रखने के लिए हमने इसको बना दिया है। भ्रष्टाचार के दोषी के लिए हमें कंपनी की आवश्यकता होती है, तो कंपनी को भी क्या किया, परिभाषा में हमने व्यक्ति बना दिया। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। वादी वेलुवाद 1944 का एक केस है। वादी वेलुवाद 1944। इसमें क्या है, एक मूर्ति भी विधिक व्यक्ति है, लीगल व्यक्ति है। जैसा मैंने आपको बताया रामलाला जी के केस में क्या हुआ था, अयोध्या में राम जी को जो एक वहाँ पे मूर्ति है उनको व्यक्ति माना गया, वैसे ही वादी वेलुवाद था एक, उसमें भी मूर्ति को क्या कहा गया, लीगल व्यक्ति माना गया 1944 का केस में। आगे देखते हैं दोस्तों, सरकार को भी कुछ मामलों में व्यक्ति की परिभाषा में रखा जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, आप कहेंगे ऐसे कैसा, तो देखिए मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। अभी कोरोना के समय चल रहा है ना दोस्तों। अभी देखिए क्या कि यूपी का चुनाव चल रहा है, तो यूपी के चुनाव में बीजेपी, उसके बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, सपा है, ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब ने रैली निकाली। जो क्या है दोस्तों, ये लोग जो रैली निकाल रहे हैं वो उपेक्षापूर्ण है, लापरवाही कार्य किया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति के जीवन के खतरे में डाला जाता है। ठीक है, तो खतरे में डाला तो आप इन पार्टी पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, केस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये लापरवाही वाले काम कर रहे हैं। जब कोविड है तो आपको इतना भीड़ भाड़ वाला काम ही नहीं करना चाहिए, आपको इतना भीड़ भाड़ का कोई जुलूस नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अब तो जानबूझ के लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी क्या होगा, सरकार को एक व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों केस देखते हैं। तीसरा केस है मोहम्मद जब्बर केस। क्या है दोस्तों, मोहम्मद जब्बर केस। इसमें क्या हुआ, इसमें बताया गया कि माँ के गर्भ में विकसित बच्चा को भी व्यक्ति माना जा सकता है। क्या कहा गया इस केस में, मोहम्मद जब्बर केस में कहा गया कि माँ के गर्भ में जो बच्चा है, जो पता चल गया है उसको कि उसके गर्भ में बच्चा है, अगर वो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है और पता है कि वो क्या है, वह विकसित बच्चा है। ठीक है, तो उस बच्चे के वो बच्चा भी एक व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, चौथा केस देखते हैं दोस्तों। चौथा केस क्या है, चौथा केस है दोस्तों चूड़ीराम अग्रवाल बनाम अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर। क्या कहता है, चूड़ीराम अग्रवाल बनाम अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर। इसमें क्या कहा गया पार्टनरशिप फॉर्म जो है, क्या दोस्तों, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वह भी कानूनी व्यक्ति, ठीक है, कानूनी व्यक्ति नहीं होता। किस केस में कहा गया, चूड़ीराम अग्रवाल बनाम अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर। इसमें कहा गया पार्टनरशिप फॉर्म वह कानूनी व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, पार्टनरशिप जो फॉर्म होता है उसमें कानूनी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो दोस्तों अभी तक हमने इतना क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों, धारा 10, धारा 11 हमने कर लिया और धारा 12 और धारा 13 इम्पोर्टेंट है नहीं, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम आपको वही सब धारा पढ़ाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये धारा का कोई महत्व नहीं है और जितना भी धारा मैं बीच बीच में छोड़ता जाऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मैं भूल जा रहा हूँ, पढ़ाना भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो धारा का अभी कोई वजूद ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है धारा, या अभी उसका काम में नहीं आया या गवर्नमेंट द्वारा उसे ख़त्म कर दिया गया है, तो उस धारा को हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, 13वां लेक्चर में धारा 14 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।